सीजन 2 की शुरुआत हॉकिंस से नहीं होती। कहानी अचानक शिकागो में खुलती है। रात का समय है। कुछ लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं। तभी बाहर केओस शुरू हो जाता है। गाड़ियां पलट जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं और गोलियां हवा में रुक जाती हैं। यह सब एक लड़की कर रही है जो अपने दिमाग से चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। उसका नाम कली है। उसकी कलाई पर टैटू है 008। यह सीन बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक बात साफ हो जाती है, 11 जैसी ताकत रखने वाले और भी लोग हैं। इसके बाद कहानी हॉकिंस लौटती है। विल बायर्स वापस आ चुका है और अब नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। वह स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ समय बिताता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। कई बार उसे कफिंग होती है और वह बाथरूम में जाकर कुछ उल्टी करता है जिसे वह किसी को नहीं दिखाता। अब कहानी बच्चों के साथ आर्केड जाती है। डस्टिन, लूकस, माइक और विल डिगडग मशीन पर खेल रहे हैं और हाई स्कोर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार स्क्रीन पर एक नाम दिखता है, मैड मैक्स। कोई है जो उनसे बेहतर खेल रहा है। बच्चे इरिटेटेड हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये कौन है। मैड मैक्स एक मिस्ट्री बन जाती है। इसके बाद कहानी हॉकिंस मिडिल स्कूल पहुंचती है। यहाँ पहली बार मैक्स दिखाई देती है, एक नई स्टूडेंट के रूप में। अब बच्चों को समझ आता है कि आर्केड में मैड मैक्स वही थी। डस्टिन और लूकस उससे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन माइक बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वह इमोशनली अलग थलग रहता है और किसी नए इंसान को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। अब कहानी माइक के घर जाती है। रात का समय है। माइक अपने कमरे में अकेला बैठा है, हाथ में वॉकी टॉकी पकड़े हुए। वह एक फेमिलियर चैनल पर स्विच करता है और हर रात की तरह वही शब्द बोलता है, 11, इट्स माइक, ओवर। कोई जवाब नहीं आता। यह सीन पूरे सीजन में बार बार दोहराया जाता है। माइक हर रात कॉल करता है और हर रात उसे सिर्फ साइलेंस मिलता है। इसी समय पैरेलल में कहानी हमें जंगल के बीच एक कैबिन में ले जाती है। 11 वहाँ हॉपर के साथ रह रही है। हॉपर ने उसे हॉकिंस लैब से बचाने के लिए छुपा कर रखा है। 11 जिंदा है, लेकिन दुनिया से कटी हुई है। वह माइक की आवाज़ सुनती है, लेकिन उसे जवाब नहीं दे सकती। हॉपर ने उसे बाहर कांटेक्ट करने से मना किया है। यही वजह है कि वो माइक को सुन तो सकती है, लेकिन बात नहीं कर सकती। अब कहानी हेलोवीन से पहले आगे बढ़ती है। हॉकिंस धीरे धीरे फेस्टिव मूड में जा रहा है, लेकिन विल की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे अचानक ठंडी लगती है। उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और विजन्स शुरू हो जाते हैं। फिर हेलोवीन की रात आती है। बच्चे घोस्ट बस्टर्स के कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रिक और ट्रीट करने निकलते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी विल अचानक रुक जाता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। वो ऊपर देखता है और पूरा हॉकिंस एक पल में बदल जाता है। आसमान लाल हो जाता है, इमारतें काली पड़ जाती हैं और सामने एक विशाल शैडो खड़ा होता है। यह डेमोगोर्गन नहीं है, ये कुछ और है, बाद में जिसे माइंड फ्लेयर कहा जाता है। कुछ सेकंड के बाद विजन खत्म हो जाता है, लेकिन विल समझ जाता है कि खतरा वापस आ चुका है। इसके बाद कहानी हॉपर की तरफ जाती है। हॉकिंस लैब विल का इलाज करने का दावा करता है और उसे टेस्ट के लिए बुलाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन हॉपर को भरोसा नहीं होता। वो इन्वेस्टिगेट करता है और शहर के बाहर सड़े हुए पंपकिन पैचेस देखता है। धीरे धीरे उसे अंडरग्राउंड टनल्स का पता चलता है जो पूरे हॉकिंस में फैली हुई है। अब कहानी नैन्सी और जोनाथन पर शिफ्ट होती है। बार्ब की मौत का गिल्ट नैन्सी को चैन से जीने नहीं देता। उसे हॉकिंस लैब के झूठ से नफरत है। जोनाथन उसका साथ देता है। दोनों मिलकर एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं और लैब के खिलाफ सच बोलने का फैसला करते हैं। इस प्रोसेस में उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है।
इसी दौरान जॉयस की जिंदगी में बॉब न्यूबी आता है। बॉब रेडियो शेक में काम करता है। वो प्रैक्टिकल, काइंड और ऑप्टिमिस्टिक है। जब विल की हालत बिगड़ती है, बॉब डरने की बजाय प्रॉब्लम्स को पजल की तरह सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो जॉयस और विल दोनों का इमोशनल सपोर्ट बनता है। अब कहानी डस्टिन की तरफ जाती है। डस्टिन को गार्बेज के पास एक अजीब सा छोटा क्रीचर मिलता है। वो उसे डार्ट नाम देता है और सीक्रेटली पालने लगता है। शुरुआत में डार्ट हार्मलेस लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो मीट खाने लगता है और तेजी से ग्रो करता है। डस्टिन इस खतरे को समझ नहीं पाता। इसी बीच विल की हालत और ख़राब हो जाती है। वो इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है और अजीब तरीके से बात करने लगता है। एक मोमेंट पर वो जॉयस से ऐसे बोलता है जैसे कोई उसके अंदर हो। बाद में विल मोर्स कोड के जरिए जॉयस और होपर को मैसेज देता है, क्लोज गेट। अब ये साफ हो जाता है कि माइंड फ्लेयर विल को स्पाई की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब हॉकिंस लैब में केओस फैलता है। डार्ट और बाकी डेमो डॉग्स टनल्स के जरिए लैब में घुस जाते हैं और साइंटिस्ट पर हमला कर देते हैं। हॉकिंस अब पूरी तरह अनसेफ हो चुका है। इसी दौरान 11 कैबिन छोड़ देती है। उसे पता चलता है कि हॉपर ने उसकी माँ के बारे में उससे सच छुपाया था। गुस्से और कंफ्यूजन में वो अपनी माँ से मिलने जाती है। वहाँ उसे फ्रेगमेंटेड मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिनसे उसे कली यानी 008 जो हमें शुरू में देखने को मिला था के बारे में पता चलता है। 11 शिकागो जाती है और कली से मिलती है। कली उसे सिखाती है कि गुस्से से पावर बढ़ती है और बदला ही इंसाफ है। कुछ समय के लिए 11 इस रास्ते पर जाती है, लेकिन अंत में वो इसे छोड़ देती है। वो समझ जाती है कि उसका घर हॉकिंस है, बदले की दुनिया नहीं। अब कहानी फाइनल फेज में पहुंचती है। हॉकिंस पूरी तरह केओस में है। विल को सोना में बंद किया जाता है ताकि हीट से माइंड फ्लेयर को कमज़ोर किया जा सके। ये जॉयस के लिए इमोशनली सबसे कठिन फैसला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। हीट की वजह से माइंड फ्लेयर विल के शरीर से निकल बाहर जाता है। उसी समय 11 हॉकिंस लौटती है। हॉपर के साथ वो गेट तक जाती है। बाहर स्टीव, डस्टिन, लूकस और मैक्स डेमो डॉग से लड़ रहे होते हैं। 11 अपनी पूरी ताकत लगाकर गेट बंद कर देती है और माइंड फ्लेयर अपसाइड डाउन में फंस जाता है। सीजन का अंत स्नोबॉल से होता है। बच्चे डांस करते हैं। माइक और 11 फाइनली साथ होते हैं। नैन्सी और जोनाथन एक साथ हैं, लेकिन आखिरी शॉट अपसाइड डाउन में खड़े माइंड फ्लेयर को दिखाया जाता है, जो याद दिलाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सीजन 2 सिर्फ मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं है, ये ट्रॉमा, लॉस, फ्रेंडशिप और चॉइसेस की कहानी है, और यह दिखाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। अगर आपको सीजन 2 की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।